अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत मोहतरम जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, आज के इस बदल दो निज़ाम मुज़ाकरे के इस पहले सेशन के मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और आज के इस इज्तिमाए आम में मौजूद मेरे निहायती मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जवानों, मेरी मुअज़्ज़िज़ बहनों और इज़्ज़त माब बेटियों, जिस मौजू पर मुझे इजहार ख्याल के लिए कहा गया है और ये मौजू जैसा कि आप देख रहे हैं कि बदल दो निज़ाम का जो स्लोगन है, और चूँकि निज़ाम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ दायरों और शोबों पर मुहित होता है, तो मुख्तलिफ़ शोबों के ऊपर यहाँ मुख्तलिफ़ माहिरीन आके इजहार ख्याल कर रहे हैं। तो ये जो सियासी मौजू है, सियासत पे जो गुफ्तगू करनी है, वो भी इसी पस मंज़र में है कि हम बुनियादी तौर पे इस मुल्क के मसाइल का हल ये नहीं समझते कि जो निज़ाम इस वक्त इस पाकिस्तान में मौजूद है, हम किसी तरह से इस निज़ाम को ठीक कर दें। हमने इस निज़ाम को 78 साल इस मुल्क में तजुर्बागाह की सूरत में देखा, और अफसोस ये है कि यही वो निज़ाम है जो अंग्रेज़ों ने बर्रे सग़ीर पर जब तक कब्ज़ा रखा तो ये वही निज़ाम था जो बर्रे सग़ीर के सारे मुसलमान इसको फेस करते थे। लिहाजा ये तो सैकड़ों साला तजुर्बे पर मबनी एक निज़ाम है जो बदतरीन जुल्म की शक्ल इख्तियार कर गया है और जिसका वजूद एक गली सड़ी लाश की तरह हो गया है कि जो कुछ डिलीवर करने के काबिल नहीं है। लिहाजा इस गली सड़ी लाश में हम इसके किसी जुज़ की इस्लाह करने की कोशिश करें। हम ये समझें कि इसका सड़ा हुआ दिमाग, जिसका दिल धड़कता ही नहीं है, जिसके आज़ा काम नहीं करते, हम इसमें कोई ऐसी जुज़वी तब्दीली कर देंगे या इसके हाथ को, इसके पाँव को इस तरह से सही कर देंगे कि ये सही काम करने लगेगा। हम तजुर्बे के नतीजे में और अपने इल्म के नतीजे में यहाँ पहुँचे हैं कि ये निज़ाम इस मुल्क के हालात को सही नहीं कर सकता। इस मुल्क को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, और नया निज़ाम जब इस मुल्क में आएगा तो वह इस मुल्क के मुख्तलिफ़ शोबों को अपनी ज़रूरियात और अपने तकाज़ों के मुताबिक एड्रेस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सरमायादाराना निज़ाम के मॉडल्स को यहाँ पर ठीक कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सरमायादारों को सर्व करने वाला ये जो बैंकिंग निज़ाम है, हम इसी बैंकिंग निज़ाम को बरकरार रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो ग़ुलाम पैदा करने वाला तालीमी निज़ाम है, जो एक तबक़ाती तालीमी निज़ाम है, हम इसी तबक़ाती तालीमी निज़ाम के अंदर कुछ इस्लाह करके ये समझेंगे कि ये एक बहुत अच्छी नस्ल पैदा करने लगेगा। हमारे मुल्क को बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमारा सेहत का शोबा, हमारा समाजी ढांचा, हमारा माशी ढांचा, ये इतना तबाह बर्बाद हो गया है कि सिर्फ अगर आप मईशत की ये बात करें कि मईशत का जो कर्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर है, अगर कर्ज़ा लेने वाले ममालिक किसी दिन एक साथ आकर खड़े हो गए कि हमारे पैसे वापस करो, तो ये मुल्क डाइल्यूट होने की पोजीशन की तरफ ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और इसका वजूद जो है वो बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब क्या जाए? एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ हर तरफ बहरान ही बहरान हमको नज़र आ रहा है, ये मुल्क और इस मुल्क पर मुसल्लत ये निज़ाम, इसने इस पूरे मुल्क को और इसके 25 करोड़ इंसानों को बहरानों की दलदल में धकेल दिया है। हम एक बहरान को एड्रेस करते हैं तो दूसरा बहरान खड़ा हो जाता है, हम दूसरे बहरान को एड्रेस करते हैं तो 4 नए बहरान खड़े हो जाते हैं। एक कहीं सियासी बहरान,
कहीं माशी बहरान, कहीं अदालती बहरान, कहीं तालीमी बहरान, कहीं सेहत का बहरान, कहीं पार्लिमानी बहरान, बहरानी बहरान है। और हम देखते हैं कि अमन अमान का बहरान, ये बलूचिस्तान का बहरान, ये केपी का बहरान, ये कराची का बहरान, ये सिंध का बहरान, पंजाब के दबे हुए कुचले हुए किसानों का बहरान। यहाँ इस मुल्क में आप इसकी कोई कल सीधी नहीं है। आप इसको हरगिज हरगिज मुरव्वजा निज़ाम में रहते हुए ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जब ये भी तारीख़ का सबक है कि जब किसी भी मुल्क में, और हमारे मुल्क में तो इतने बहरान हैं, अगर इनमें से कोई एक दो बहरान भी किसी और मुल्क में हो जाएं तो वो उस मुल्क की तबाही और बर्बादी के लिए काफ़ी हैं। माशाअल्लाह बहरानों के मामले में हम बड़े खुद कफील हैं। इतने बहरान हैं, अगर कोई बहरान खुद से पैदा नहीं होता तो हमारे हुक्मरान खुद पैदा करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं, उसको सहूलत फराहम करते हैं। और फिर अगर अपने अंदर से ये बहरान ठीक जो है वो बढ़ ना रहा हो तो बाहर चले जाते हैं कि हुजूर आप तशरीफ़ लाइए, हमारा ये मुल्क आपके लिए मौजूद है, आप इसमें जिस तरह के तजुर्बे करना चाहें, जिस किस्म की आप अपने साम्राज्य एजेंडे को मुसल्लत करना चाहें, हमारा मुल्क आपके लिए हाजिर है। लिहाजा इस मुल्क में जब ये बहरानों की सूरत हाल ये है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को वो मुकाम हासिल है कि अगर बहरानों के हवाले से दुनिया के ममालिक का मुकाबला हो, वैसे तो हेल्थ के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, तालीम के मामले में, अदल व इंसाफ के मामले में हम जो है बदतरीन सतह पर हैं। लेकिन अगर बहरानों के हवाले से देखा जाए कि दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त बहरान पाया जाता है, तो मैं वसूख से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि हम अफ़गानिस्तान को भी हरा देंगे, हम युगांडा को भी हरा देंगे, हम एरिट्रिया को भी हरा देंगे। और इंशाअल्लाह ताला ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा बहरान ज़दा मुल्क है। और इस मुल्क के अंदर बहरान की सूरत हाल ये है कि इसे ट्रॉफी इसके सुपुर्द की जाती है। सवाल ये है कि क्या बहरानों की इस पूरी दलदल के नतीजे में क्या अब हालात कभी ठीक नहीं हो सकते? क्या हमें ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है? लेकिन यही वो चीज़ है जब एक सियासी कारकुन की हैसियत से हम देखते हैं कि जब किसी मुल्क में बहरान अपनी इंतहाओं को पहुंच जाता है, जब किसी माशरे में बहरान नहायती शदीद हो जाता है, जब किसी मुल्क का बहरान बिल्कुल ऐसा हमागीर हो जाता है कि उससे निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यहीं से अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, यहीं से इम्कान पैदा होता है। और ये बहरान होता है जो आवाम को तब्दीली के लिए उभारता है। ये बहरान होता है जो आवाम को हालात बदलने के लिए उकसाता है। और यही बहरान होते हैं जो किसी भी माशरे और किसी भी मुल्क को निज़ाम की तब्दीली के लिए एक ताकत और तवानाई फराहम करते हैं। लिहाजा इस बहरान से हमें जितना मायूस हो सकते हैं, हमें उससे ज़्यादा मायूस होना चाहिए। इस निज़ाम से अगर थोड़ी बहुत उम्मीद भी आपने लगा कर रखी तो आप यकीन मानिए हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा असल मसला पाकिस्तान नहीं है, ये मुल्क नहीं है। हमारा असल मसला इस मुल्क का निज़ाम है, जो इस मुल्क का माशी और सियासी निज़ाम है। और ख़ास तौर पे किसी भी निज़ाम को, किसी भी निज़ाम की गाड़ी को दो घोड़े हमेशा खींचते हैं, एक सियासी घोड़ा होता है और दूसरा माशी घोड़ा होता है। लिहाजा सियासी घोड़े की जो किसी भी मुल्क में, एक बाइज़्ज़त मुल्क में जिसमें अदलिया और जिसमें इंसाफ और जिसमें कानून और जिसमें आइन और जिसमें एक इज्तिमाई माहिदा हो, वो पूरी तरह से काम कर रहे हों, तो किसी भी मुल्क में उस मुल्क का जो सियासी निज़ाम होता है वो सियासी निज़ाम असलन अवाम की राय की बुनियाद पर तश्कील पाता है। अवाम की राय थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान मुस्लिम अक्सरियत की बुनियाद पर, यहाँ मुस्लिम अक्सरियत वोट पड़ा, अवाम की राय का एहतराम किया गया और पाकिस्तान वजूद में आ गया। लिहाजा अवाम की राय से कोई रियासत बनती है। किसी भी रियासत के लिए एक जोग्राफिया दरकार होता है, अवाम दरकार होते हैं और अवाम की राय से एक इक़्तिदार आला बनता है जो आइन की शक्ल इख्तियार करता है। और फिर वो जो इक़्तिदार आला होता है वो पूरे निज़ाम की सूरतगरी करता है, वो उसके रियासती सुतून बनाता है, वो अदलिया को खड़ा करता है, वो मुक़न्निना को बनाता है, वो
जो है पार्लियामेंट को, इंतजामिया को बनाता है और इसके जरिए जो मैनेजमेंट है वह काम करती है और किसी भी मुल्क का सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो असल अलमिया हुआ, हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम होना चाहिए, यानी आपकी और मेरी राय को, इस मुल्क के अवाम की राय को, जिनकी राय की बुनियाद पर यह पाकिस्तान बना था, इस मुल्क के बनने के बाद इस मुल्क पर एक ऐसे टोले ने कब्जा कर लिया जिसका बुनियादी हदफ यह था कि अवाम की राय को कुचला जाए, अवाम की राय की तहकीर की जाए और अवाम की राय को यहाँ कभी भी पिनपने का मौका नहीं दिया जाए। चुनाचे पाकिस्तान बनने के बाद अवाम की राय से ये मुल्क बना था और ऐसा लगा कि आखिरी दफ़ा इस मुल्क के लोगों ने 1947 में अपनी राय इस्तेमाल की थी, अब उन्हें दोबारा अपनी राय इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। और इस मुल्क के एक सजीले जवान ने इस मुल्क के इब्तिदाई दिनों में, जिसका नाम जनरल अयूब खान था, उसने पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पर ताकत के जरिए कंट्रोल कर लिया और कब्जा कर लिया। लिहाजा इस मुल्क का जो इक़्तिदार आला था वो हाईजैक हो गया। हालांकि आपको ये बात मालूम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम इंसानों को इस दुनिया में भेजने से पहले, जब हम आलम अरवाह में थे, रूहों की शक्ल में थे, और अल्लाह ताला ने यह फैसला किया कि मैं अपना हक़ हुक्मरानी अपनी एक मखलूक को मुंतकिल कर रहा हूँ, डेलीगेट कर रहा हूँ, और उसने इंसानों को, बनी नौ आदम को अपना हक़ हुक्मरानी बसूरत खिलाफत डेलीगेट किया, तो उसका मतलब यह था कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुर्राए अर्ज़ पर इंसानों को हक़ हुक्मरानी दिया है। और हक़ हुक्मरानी देने के बाद हर हुक्मरान की तरह अल्लाह ताला ने उससे हमारा हलफ लिया और हमें आज़ादी राय का हक़ दिया कि तुम्हारे पास दो चीज़ें होंगी, एक हक़ हुक्मरानी होगा और दूसरा तुम्हारी आज़ादी राय होगी। अब तुम बताओ कि अपनी इस आज़ाद राय से तुम अपना रब यानी अपना हुक्मरान किसको बनाओगे? और हम सब ने अल्लाह ताला से यह अहद किया था, अलस्तो बिरब्बिकुम के जवाब में कालू बला, और जब हमने कहा कालू बला तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब इस पर गवाह हो जाओ। लिहाजा ये वो गवाही थी और इस गवाही ने इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान इसी रुबूबियत के लिए, इसी उलूहियत के लिए कायम किया गया था। और पाकिस्तान का मतलब यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन उस सजीले जवान जिसका नाम जनरल अयूब खान था, उसने इस ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी को यहाँ ज़मीबोस कर दिया और इक़्तिदार के ऊपर कब्जा कर लिया, अवाम की राय को डिमोलिश कर दिया और यहाँ आइन नहीं बनने दिया गया। वो इज्तिमाई मुआहिदा, वो इज्तिमाई समाजी मुआहिदा जो है यहाँ पर नहीं बनने दिया गया, और वो जब वो बना तो इसने उसको पामाल कर दिया और जाते जाते अपना इक़्तिदार याह्या खान, जनरल याह्या खान को देकर गया। और उसके बाद अवाम को 1947 के बाद पहली मरतबा आज़ादी के साथ अपनी राय इस्तेमाल करने का मौका मिला तो मशरक़ी पाकिस्तान वाले जीत गए। मशरक़ी पाकिस्तान वो अक्सरियत में था, जब वो जीत गए तो ऐसा जनरल याह्या खान, भला अगर वो जनरल कैसे हो जो आवाम की राय को कबूल कर ले। चुनाचे इन्होंने एक जागीरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर इन्होंने आवाम की राय को पामाल करना और जमहूरियत का गला घोटना इस कीमत पर कबूल कर लिया कि मुल्क टूटता है तो टूट जाए। न इन्हें मुल्क से कोई गरज थी, न कलमे के नारे से कोई गरज थी, न इस धरती की इज्जत और इसके तकद्दुस से कोई गरज थी। उन्होंने मुल्क तोड़ना कबूल कर लिया और अवाम की राय का एहतराम नहीं किया और वहाँ की अक्सरियती पार्टी को इक़्तिदार नहीं दिया। और यहाँ पर फिर वही निज़ाम, फिर एक आमरियत की वो छतरी एक नीम आमराना छतरी में मुंतकिल हो गई। और नीम आमराना छतरी यानी एक सिविल आमरियत भुट्टो की शक्ल में, जिसने जमहूरियत का गला घोट कर इक़्तिदार हासिल किया था। उसके बाद फिर खुली आमरियत, फिर जनरल ज़िया की आमरियत, फिर नीम आमरियतों का एक सिलसिला। लिहाजा ये जो सियासी स्ट्रक्चर होता है, यही सियासी स्ट्रक्चर तो जो पूरा इज्तिमाई निज़ाम होता है उसके हर शोबे को और उसके हर जुज़ को एक फ्रेमवर्क देता है कि तालीम ऐसे चलेगी, सेहत इस तरह काम करेगी, यहाँ अदलिया इस तरह की होगी। लेकिन यहाँ जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क था, जो सियासी फ्रेमवर्क बनना चाहिए था, वो यहाँ बनने नहीं दिया गया और अवाम की राय के ऊपर मुस्तकिल कब्जा किया गया। मैं जितने बहरानों का जिक्र कर रहा हूँ, आप किसी भी बहरान को उठाइए, आप जब उसको देखना शुरू करेंगे, उसकी गहराई
गहराई में जाएंगे आपको यही एक मर्ज नजर आएगा कि ताकतवर लोगों ने अवाम की राय को कुचल कर, ताकत के जरिए अवाम का गला घोंट कर, अवाम का सियासी और माशी कत्लेआम करके पाकिस्तान को एक फलाही रियासत नहीं बनने दिया गया और पाकिस्तान को एक ऐसी सिक्योरिटी रियासत बना दिया गया कि हर वक्त हम खतरे में रहते हैं कि कहीं ये हो जाएगा तो वहाँ से असलहा, यहाँ से असलहा, उस वक्त असलहे के लिए, दिफा के लिए इतना बजट लगा दो, इतना खर्चा कर दो। हालांकि आज की जंग जो है वो ज़मीनी जंग नहीं होती, वो सारी टेक्निकल जंग होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुश्तमिल है, वो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। और उसके लिए अगर मुल्क का दिफा करना है तो मुल्क में तालीम के ऊपर कम से कम 25, 30, 40% बजट का 30, अगर मुल्क का दिफा करना है तो वो जो सारा दिफाई बजट है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो तालीम के ऊपर खर्च होना चाहिए, ताकि फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और इस तरह के शोबों में लोग टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ें, आईटी के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में। लेकिन ये नहीं किया जाता। यहां तक किया गया कि जिस शख्स ने इस मुल्क का सबसे बड़ा दिफाई हिसार कायम किया, जिसे आप एटमी ताकत कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस मुल्क में जलील और रुस्वा करके इस तरह से वो दुनिया से रुखसत हुआ है कि वो कहता हुआ गया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने पाकिस्तान में एटम बम बनाया। सिर्फ यही थोड़ी, आप जिस मौदूदी, फिक्र मौदूदी और जिस इस सदी के और 21वीं सदी भी 1/4 गुजर गई है, जिस मुफक्किर की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के एक सजीले जवान ने दुनिया के सबसे बड़े मुफक्किर को फांसी की सजा सुनाई थी और उनको फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया गया। ये वो हालात हैं जिसमें हमने जिंदगी गुजारी है। हमारे मुल्क में, हमने इस मुल्क में आज़ादी और जमहूरियत का एक दिन भी नहीं देखा, एक सूरज भी ऐसा तुलू नहीं हुआ जो इस मुल्क में, इस मुल्क के अवाम को आज़ादी और जमहूरियत और इंसाफ की सुबह का मंजरनामा दिखाता। आज का जो पूरा बहरान है वो भी बिल्कुल उसकी जड़ में भी यही एक मर्ज है कि अवाम की राय को कुचला गया, अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया। अवाम जो इक़्तिदार आला के मालिक हैं, अवाम जिनके पास हक़ हुक्मरानी है, अवाम जिन्होंने ये मुल्क बनाया है और अवाम जिनकी वजह से ये मुल्क एक रियासत कहलाता है। आपको मालूम है कौमी रियासत की 3 बुनियादें हैं, अवाम, जोग्राफिया और इक़्तिदार आला। अवाम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस मुल्क में अवाम की राय को फॉर्म 47 के जरिए फिर डिमोलिश किया गया, उठाकर फेंक दिया गया। और इस मुल्क में अभी अजीम भाई ये कह रहे थे कि लोग हमें वोटों से क्यों नहीं नापते और तौलते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये शहर कराची इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर है और अभी था भी कहूँ तो गलत नहीं है। लेकिन उस शहर कराची में, शहर कराची ने खुलकर जमात इस्लामी के हक में वोट डाला, लेकिन उस वोट को किसने छीना, किसने चोरी किया, किसने अगवा किया और अवाम की राय को पामाल करके कराची को तबाह बर्बाद करना कबूल कर लिया। लेकिन अवाम की राय के मुताबिक कराची की मेयरशिप जमात इस्लामी को नहीं दी। उसके बाद कौमी इंतखाबात हुए, एक शहर में जमात इस्लामी ने 7 सूबाई असेंबली की सीटें जीती हैं, 7 सीटें, और 7 सीटें जीतने के बाद हमसे इस तरह छीन ली गई कि जैसे किसी के बाप की जागीर है, वो अवाम की राय को जिस तरह चाहे छीन के ले जाए। ऐसा नहीं है अजीम भाई, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में आमरियत है। इंसान का एहतराम नहीं है, अवाम का एहतराम नहीं है, अवाम की राय का एहतराम नहीं है। इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, यहाँ आज़ादी नहीं है और इस मुल्क में गुलामाना, जालिमाना, फरसुदा निज़ाम, ऐसा निज़ाम है कि जजेस भी भीख मांगते फिर रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है मुख्तलिफ अदालतों में धक्के खा रहे हैं कि हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं, हमारे धमकियां में टेलीफोन आते हैं, हमें डिक्टेट किया जाता है। एक ऐसी 27वीं तरमीम की गई आइन के अंदर, आप सोचे जरा, आइन जो किसी मुल्क को एक इज्तिमाई फ्रेमवर्क देता है, उसके एक सुतून को, उसकी अदलिया के सुतून को लात मार कर गिरा दिया गया। 26वीं आइनी तरमीम की गई, उसको अगवा करके ले आए, उसको धमकियां दे दी, उसको खरीदो फरोख्त हो गई। दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसी जमहूरियत नहीं है। इस तरह दुनिया का कोई मुल्क नहीं चल सकता। पहले ये मुल्क
तोड़ चुके हैं और आज भी इन्होंने मुल्क को उसी मुकाम पर पहुंचा दिया है। और हमसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, एक एसएचओ जाएगा और बलूचिस्तान को ठीक कर देगा। हुजूर एसएचओ को भेज दिए बलूचिस्तान में ताकि वहां के हालात ठीक कर दे। ये कहते हैं कि केपी में चंद लोग हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस तरह से हालात को कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। हमें नहीं मालूम कि व्हाइट हाउस में हमारे मुल्क के बारे में क्या फैसले किए गए हैं। एक लंच और डिनर की बात होती है, उस लंच में क्या फैसले किए गए हैं हमें इसके बारे में नहीं मालूम। और कहते हैं कि सदर मुमलिकत को और वजीर आजम को भी नहीं मालूम। लिहाजा तारीकी बहुत है, लेकिन जब ये तारीकी और बहरान अपने इंतहा को पहुंचता है तो फिर सुबह का सूरज तुलू होता है। और आखिरी बात आपसे कहता हूं कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो बात मुल्क टूटने के बावजूद नहीं समझे थे, आज मुल्क का बच्चा बच्चा ये बात समझ चुका है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बुनियादी जिम्मेदार कौन है। और ये वो जहनी इनकलाब है जो पाकिस्तान में बर्पा हो चुका है। और ये जहनी इनकलाब आइंदा आने वाले दिनों में एक फिजिकल इनकलाब में ट्रांसलेट होगा और मुल्क की तकदीर तब्दील होगी, बदलेगी और निज़ाम तब्दील होगा और इनकलाब आएगा और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका।